जैसा कि आप सब जान चुके हैं, जनगणना 2027 का आगाज हो चुका है। यह भारत की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। वैसे तो जनगणना दशकीय होती है, अर्थात हर 10 वर्ष पर होती है। चूंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण उस वक्त यह नहीं हो सका और अब जाकर यह हो रहा है। इसे जनगणना 2027 नाम दिया गया है, सेंसस 2027 नाम दिया गया है। दोस्तों, इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल है, यानी इसमें किसी कागज कलम की कोई जरूरत नहीं है। और इस जनगणना में एक बहुत ही खास विकल्प दिया गया है, खास ऑप्शन दिया गया है स्वगणना की, अर्थात सेल्फ इन्यूमरेशन की। अर्थात अब आप खुद से अपने परिवार का विवरण भर सकते हैं, खुद से जनगणना कर सकते हैं, इसलिए इसे स्वगणना कहा गया है। आज हम इसी की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप चाहे गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या कोई आम आदमी, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खुद से अपना जनगणना कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह स्वगणना करनी किसको है? कौन कर सकता है यह स्वगणना? इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? तो इसका सीधा जवाब है कि यह स्वगणना हर परिवार को करनी है। यहाँ परिवार का मतलब है एक ऐसी यूनिट से जिसका खाना एक साथ एक ही रसोई में बनता है। जनगणना में उसी को एक परिवार माना गया है, उसी का मुखिया यह स्वगणना कर सकता है, या उस परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है परिवार के मुखिया के नाम पर सभी जानकारी इकट्ठा करके। यानी उस परिवार का कोई भी सदस्य सभी की जानकारी इकट्ठा करके अपने पूरे परिवार की स्वगणना कर सकता है। बस ध्यान रहे, इसके लिए परिवार के पास कम से कम एक चालू मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही परिवार की स्वगणना होती है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ईमेल आईडी होता है तो मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके ईमेल आईडी पर भी स्वगणना आईडी जाएगा, स्वगणना करने के पश्चात अंतिम रूप से। तो कोई बात नहीं है, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। आप यह स्वगणना मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में, तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं। अब इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या करें, गूगल के आइकन पर चले जाएं, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो या लैपटॉप हो। उसमें हम गूगल आइकन पर जाके इस पर क्लिक कर देंगे और जब गूगल खुलेगा तो इसके सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे सेंसस ऑफ इंडिया 2027। यह पहले से लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। यह क्लिक करने के बाद जो पहला वेबसाइट नजर आएगा सेंसस ऑफ इंडिया का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यह क्लिक होने के बाद क्या हुआ कि यह साइट खुल के हमारा आ गया सेंसस ऑफ इंडिया का। अब इसमें थोड़ा नीचे की तरफ अगर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहां पर सेल्फ इन्यूमरेशन का टैब है, इस पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कह रहा है कि दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। यह लिंक क्या करेगा, आपको एक नए वेबसाइट पे ले जाएगा। तो मैंने ओके किया और एक नए वेबसाइट पे हम आ गए। अब यहां से आपकी वास्तविक जनगणना शुरू होती है, वास्तविक स्वगणना प्रारंभ होती है। तो यहां से ध्यान से आप देखें। सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करें। पूछ रहा है सिलेक्ट स्टेट या यूटी। आप जिस स्टेट में रहते हैं, यूटी में रहते हैं, यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे, अपने राज्य को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो चूंकि हमने अपना राज्य सिलेक्ट कर लिया बिहार, उसके बाद इसमें कह रहा है कैप्चा कोड डालने के लिए, तो बगल में कैप्चा दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेम टू सेम, ज्यों का त्यों लिख देंगे जो उसमें लिखा हुआ है। इसमें पहला है 0 है, उसके बाद कैपिटल N है, उसके बाद कैपिटल V है, उसके बाद 3 है, उसके बाद स्मॉल z है, उसके बाद कैपिटल X है। लिखेंगे, वेरीफाइन, प्रोसीड करेंगे, ले लिया। इसमें कह रहा है वेलकम, स्वागत कर रहा है और कह रहा है कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एसएमएस और मेल के माध्यम से स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए इनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न टूल टिप्स दिए गए हैं। तो यह इसके बारे में सामान्य जानकारी दिया गया। कहने का मतलब क्या है, जनगणना हर व्यक्ति अलग अलग यह फॉर्म नहीं भरेगा, हर व्यक्ति अलग अलग नहीं करेगा, बल्कि एक परिवार करेगा। हर परिवार को करना है। परिवार का मतलब है कि जिसका खाना एक जगह बनता है, जिनका खाना एक जगह खाते, एक ही जगह बनता है, उसके साथ सब लोग रहते हैं, उसको एक परिवार माना गया है। तो हर परिवार को करना है, हर व्यक्ति को यह स्वगणना नहीं करना है। तो चलिए ओके मैंने किया, और इसमें कह रहा है स्टेट जो मैंने पहले सिलेक्ट किया था वह पहले से ही ऑलरेडी इसमें फीड है। दूसरा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि इसमें करना क्या है कि मकान जो परिवार का जो मुखिया है, जो घर का मुखिया है, मकान मालिक है, उसका नाम लिखना है। और ध्यान से लिखना है, यह बाद में चेंज नहीं हो सकता है। जो आप लिखेंगे वो हमेशा रहेगा। तो ध्यान पूर्वक इसमें क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर आ गया नोटिस, प्लीज इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। एक बार यह डल गया उसके बाद यह चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक डालें इसमें नाम। तो मैंने क्या किया, इसमें मैं नाम डाल रहा हूं। मैं अब इसमें नाम डालूंगा सूर्य प्रकाश, SURYAPRAKASH। अब मोबाइल नंबर में डालूंगा। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने ब्लर कर दिया है। आप इसमें अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का डाल दें। फिर ईमेल आईडी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। आप, यह ऑप्शनल है, आप इसमें ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ईमेल आईडी डालते हैं तो आपका जो आईडी प्राप्त होगा अंत में, वह मेल पे भी जाएगा। इसलिए आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। क्योंकि मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, मैंने क्या किया, ईमेल आईडी इस पे डाल दिया। उसके बाद नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ गया मैसेज, ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अपने मोबाइल नंबर जो आपने यहां डाला था उस पर ओटीपी गया होगा, उसे डालेंगे इसमें। 6218 मैंने ओटीपी डाल दिया। वेरीफाई ओटीपी करेंगे। इसमें लैंग्वेज छूट गया है, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, प्लीज सिलेक्ट ए लैंग्वेज। हिंदी मैंने कर दिया। उसके बाद ओटीपी डाल दिया और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका। अब यहां से स्वगणना से संबंधित जितने भी विवरण है, सभी विवरण एक एक करके इसमें भरेंगे। सबसे पहला है स्थान का विवरण, यानी कि आप जिस जगह पे रहते हैं उसका विवरण पहले सबसे पहले पर डाला जाएगा। तो आप देख रहे होंगे नीचे है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो ऑलरेडी पहले से ले चुका है। हम जिला का चयन करेंगे। जिला वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे जिला का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस जिले के आप होंगे उस जिले को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बगल बगल में है पिन कोड, तो पिन कोड डालेंगे। उसके बाद नीचे है ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क, मतलब जिस जगह पे भी आप रहते हैं वहां का लैंडमार्क यहां पर डालेंगे। घर के नजदीक जो भी बड़ा सा लैंडमार्क होगा, लैंडमार्क में हो सकता है आपका रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो सकता है, कोई बड़ा स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, वो आप दे सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे उसमें उससे संबंधित जो भी लैंडमार्क होगा वो नीचे ऑप्शन में आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे उसमें। उसके बाद खोज पर क्लिक करेंगे। खोज पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने मैप खुल के आ जाएगा।
उसमें अपना घर ढूंढेंगे आप कि आपका घर कहाँ पर है। इसको थोड़ा जूम करते हुए घर को आप ढूंढेंगे। अपने घर के पास आप जो भी आपका घर होगा वहां पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लोकेट कर देंगे। जो ग्रीन कलर का एरो आ रहा है, 4 एरो, उसको वहां पर लोकेट कर देंगे और स्थान की पुष्टि करे वाले पे क्लिक कर देंगे। स्थान की पुष्टि करेंगे, उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े, यानी कि सेव करके नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट, सहेजे और आगे बढ़े। स्थान का विवरण कंप्लीट हो चुका। दूसरा है जनगणना घर का विवरण, मतलब जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में रहने वाले परिवार के बारे में डिटेल डालना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे आ रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, और इसके बगल में एक देख रहे होंगे एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जानकारी यह देगा। अर्थात जनगणना मकान के फर्श के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का चयन करें। यानी कि आपका जो फर्श घर का बना हुआ किस चीज का, मिट्टी का, लकड़ी का, बांस का, पक्की ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, फर्श या टाइल लगा हुआ है या अन्य कोई सामग्री है तो आप उसमें कर सकते हैं। क्योंकि यह जो घर है जिसका हम कर रहे हैं वो सीमेंट का फर्श है तो हम सीमेंट इस पे सिलेक्ट कर लिए। फिर नीचे आएंगे तो जनगणना जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो इसमें जो दीवार बना हुआ है वो है पक्की ईंट का, तो मैंने पक्की ईंट पे सिलेक्ट कर लिया। आपका जो भी हो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें लिखना नहीं है, सब कुछ सिलेक्ट करना है, इसमें टिक लगाना है, सब रेडियो बटन को ऑन कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद तीसरा जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मतलब छत जो बना हुआ है वह किस चीज का बना हुआ है, घास फूस का है, प्लास्टिक का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, स्लेट का है कि एस्बेस्टस चादर है, कंक्रीट का है। क्योंकि मेरा कंक्रीट का है तो मैंने कंक्रीट को सिलेक्ट किया। उसके बाद है जनगणना मकान की स्थिति बताना है, अच्छा है कि रहने योग्य है कि जीर्ण शीर्ण है। इसके बारे में जानकारी अगर लेना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ये बताएगा ऐसा मकान जो जीर्णावस्था में है अथवा वे जो ढहने वाले हैं और जिसमें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, अथवा वे मकान जो जीर्ण अथवा ढह चुके हैं और ऐसी स्थिति में नहीं है उन्हें ठीक अथवा मरम्मत की जा सके, उन्हें जीर्ण शीर्ण माना जाएगा। तो जो रहने लायक नहीं उसको जीर्ण शीर्ण करेंगे, जो ठीक ठाक है उसको रहने योग्य, और जो अच्छा है तो उसको अच्छा करेंगे, जो नया है। तो चूंकि मेरा मकान अच्छा है इसलिए मैंने इसे अच्छा कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यानी कि सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे कि आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हाँ पुष्टि कर दिया, हाँ मैंने किया। उसके बाद अगला है सामान्य जानकारी, मेरे परिवार से संबंधित सामान्य जानकारी का विवरण भरना है, उसमें आते हैं। अब इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति की कुल संख्या दर्ज करना है। तो मेरे परिवार में रहता है 2 व्यक्ति, तो मैंने 2 लिख दिया। पति पत्नी 2 रहते हैं तो मैंने 2 कर दिया। अगर आपके परिवार में पति पत्नी के अलावा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो 4 लिखेंगे। अगर बच्चों के अतिरिक्त अगर माता पिता भी साथ रहते हैं तो 6 लिखेंगे। तो ऐसे अपने घर का आंकड़ा आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना परिवार के व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे। एक परिवार जिनका खाना एक साथ बनता है वही परिवार है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम लिखना है हिंदी में, तो हिंदी में यहाँ पर हम परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे। मैंने लिख दिया। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग, मतलब परिवार का मुखिया है वो पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर है, तो पुरुष मैंने टिक कर दिया। उसके बाद किस कैटेगरी से, अगला है यदि अजा यानी कि एससी है या अजा जा है यानी कि एसटी है तो ऊपर वाला लगाएंगे, नहीं तो दूसरा लगाएंगे, या इसके अतिरिक्त कोई और है तो अन्य लगाएंगे। अगर आप सूची देखना चाहते हैं कि आप किसमें है तो यहाँ पर क्लिक करके आप सूची को देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सूची आ जाएगा, देखिए यहाँ सूची आ गया। पीडीएफ है तो पीडीएफ ओपन करके आप उन सूचियों को देख सकते हैं। उसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, इस मकान का मालिक कौन है, तो हम खुद है तो मैंने अपना लगा दिया। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो मेरा परिवार जो है
उनको कितना कमरा मिला हुआ है, तो चूंकि एक ही कमरा है इसलिए मैंने एक लिखा। उसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या है, दंपति की संख्या, तो एक ही है परिवार, तो मैंने दंपति एक लिख दिया। यहाँ दंपति कहने का मतलब है पति और पत्नी की जोड़ी, इसी को दंपति कहा जाता है, यानी पति प्लस पत्नी यानी कि दंपति, यानी शादीशुदा जोड़ा। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हाँ करेंगे, आगे आ जाएंगे। अब सुविधाएं, हमारे घर में हमारे परिवार को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है इसके बारे में विवरण भरना है। तो पेयजल का मुख्य स्रोत डालना है, तो पेयजल का जो मुख्य स्रोत है हमारा है हैंडपंप। आप नल का पानी उपचारित स्रोत से, अगर आप पानी नल का पानी लेते हैं लेकिन उसमें फिल्टर लगाए हुए हैं तो पहला ऑप्शन डालेंगे। अगर नल का पानी लेते हैं लेकिन उसमें फिल्टर नहीं लगाए हुए हैं तो 2 डालेंगे। अगर कुआं से लेते हैं तो 3 डालेंगे, हैंडपंप से लेते तो 4 डालेंगे। अगर बोरिंग है, समरसेबल है तो आप ट्यूबवेल या बोरवेल डालेंगे। क्योंकि हम हैंडपंप से पानी लेते इसलिए हैंडपंप लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ट्यूबवेल या बोरवेल से लेते हैं, मतलब उन्होंने समरसेबल करवा लिया है या मोटर लगवा लिया और नीचे से पानी खींच के बाकी टंकी में डालते हैं, तो हमने हैंडपंप सेलेक्ट किया। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता, ये जो पानी जो है वो कहां पर है, परिसर के अंदर, मतलब कम्प्लेक्स के अंदर, जो घर है आपका उसका 4 दीवारी है उसके अंदर ही है और उस 4 दीवारी के बाहर है, तो जो कि मेरा हैंडपंप परिसर के अंदर ही है इसलिए मैं परिसर के अंदर लगाऊंगा। उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत, जो आप बिजली जलाते हैं, जो आप प्रकाश की व्यवस्था आपके घर में है, वो मिट्टी के तेल से है कि बिजली से है कि सौर ऊर्जा से है कि अन्य तेल से है या कोई और प्रकाश का, या प्रकाश रहित है, मतलब बिना प्रकाश का आप रहते हैं, आप चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं, कैसे रहते हैं, या प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित है, तो उसके आधार पर आप अपने अनुसार टिक लगाएंगे। क्योंकि मेरे पास बिजली है इसलिए बिजली मैंने टिक लगाया। उसके बाद शौचालय की सुलभता, तो शौचालय हाँ हाँ है, तो उसमें से 3 ऑप्शन है, क्या केवल परिवार के उपयोग हेतु है या परिवार के सब लोग कंबाइंड यूज करते हैं, तो चूंकि मेरा कंबाइंड परिवार के सभी लोग यूज करते हैं तो मैंने दूसरा ऑप्शन टिक लगाया। अगर नहीं है बाथरूम, बाहर जाते हैं तो नहीं लगाएंगे और खुले वाले टिक में स्वतः टिक हो जाएगा। उसका शौचालय का प्रकार कैसा है, पाइप सीवर पद्धति वाला है, सेप्टिक टैंक वाला है, अन्य पद्धति वाला है, तो ज्यादातर लोगों को सेप्टिक टैंक वाला रहता है, तो सेप्टिक टैंक मेरा भी है, मैंने यह लगा दिया। कई कई लोगों का सेप्टिक टैंक नहीं रहता है, 2 गड्ढा रहता है, एक सोखता रहता है और एक में गंदगी गिरता है, तो वो 2 स्लैब वाला रहता है। उसमें भी 2 ऑप्शन है कि स्लैब ढक्कन के साथ है कि ढक्कन के बिना है, तो जिनका गड्ढा वाला होगा तो वो लगाएंगे ऊपर वाला, जिसका एक गड्ढा वाला होगा वो इसमें लगाएंगे, एकल गड्ढा शौचालय वाला में लगाएंगे, और ढक्कन के साथ है कि ढक्कन के बिना वो लगा लेंगे। क्योंकि मेरा सेप्टिक टैंक वाला था तो मैंने वह लगाया, बाकी ऑप्शन अपने आप हट जाता है। उसके बाद गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, जो आपके घर में पानी गंदा पानी है, गंदा पानी कहने का मतलब किचन का पानी, बाथरूम का पानी, लेटरिन का पानी नहीं, बाथरूम का पानी या किचन का पानी कहां से जाता है, तो क्योंकि मेरा ढकी नाली से है, ढकी नाली से चल जाता है तो मैंने ढकी नाली से लगा दिया। अब बाथरूम व्यवस्था है, तो हाँ बिल्कुल मेरे घर में बाथरूम है तो मैंने लगाया। किसी घर में बाथरूम नहीं रहता है तो ऐसे घेर के और ऊपर से खुला हुआ छत रहता है तो छत के बिना अहाता वैसे लोग लगाएंगे। उसके बाद रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। एलपीजी मतलब जो गैस सिलेंडर होता है उसको एलपीजी कहते हैं, पीएनजी मतलब है कि अभी कई शहरों में सरकार पाइपलाइन बिछा रहा है तो उसके माध्यम से जो कई जगहों पे शुरू हो चुका होगा, कहीं पे नहीं हुआ है, तो वैसे लोग को अगर मिलता है तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो एलपीजी हमारा है तो एलपीजी मैंने सिलेक्ट किया। क्योंकि मेरे नाम से एलपीजी कनेक्शन नहीं है इसलिए रसोई घर में खाना पकाते हैं, क्योंकि रसोई घर में घर के भीतर खाना पकाते हैं, पहला है रसोई घर में खाना पकाते हैं। जब रसोई घर में खाना पकाते हैं तो बताना है कि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है अथवा नहीं, या उपलब्ध नहीं है। तो चूंकि हमारे पास रसोई घर उपलब्ध नहीं है लेकिन एलपीजी कनेक्शन भी नहीं है, घर के भीतर ही खाना पकाते हैं और कनेक्शन नहीं है, तो मैंने ये लगाया टिक। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, लेकिन एलपीजी कनेक्शन भी नहीं है। परिसंपत्तियां, अगला हमारा विवरण भरना है परिसंपत्तियों के बारे में, हमारे पास कौन कौन सी संपत्ति है। तो सबसे पहला है रेडियो ट्रांजिस्टर। क्या रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ अगर हाँ कह रहे हैं तो कौन सा है, परंपरागत रेडियो सेट या मोबाइल स्मार्टफोन पर या अन्य किसी उपकरण पर सुनते हैं, तो हम नहीं सुनते हैं।
नहीं है, और टेलीविजन नहीं है। इंटरनेट सुविधा है और स्मार्टफोन में है सिर्फ। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन, हाँ स्मार्टफोन है। साइकिल मोटरसाइकिल, साइकिल मोटरसाइकिल बाइक नहीं है तो मैंने नहीं लगा दिया। कार जीप वैन यानी कि फोर व्हीलर है तो नहीं है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने मुख्य अनाज, तो मुख्य भोजन मेरा चावल है तो मैंने चावल लगा दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सहेजे और आगे बढ़े, हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हाँ कर देंगे। इस प्रकार हमारा स्वगणना कंप्लीट हो गया, लेकिन अंतिम रूप से पूर्वावलोकन करना है, अर्थात आपने जो अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन किया उसमें जो विवरण भरा है उसका एक बार आप समरी दे देता है, आप चेक कर सकते हैं अपना पूरा ऊपर से नीचे तक। अगर सब कुछ सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें। इसमें 3 ऑप्शन है। संशोधन के लिए वापस जाएं, यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है तो इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, संशोधन के लिए वापस जाए पे क्लिक करके आप फिर से वापस जा सकते हैं। दूसरा है ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, मतलब आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं लेकिन यह किसी प्रगणक के पास नहीं जाएगा, सर्वर पर सेव नहीं होगा, है ना। तीसरा है पुष्टि कर, मतलब आपको सब ठीक है, पुष्टि करके सबमिट कर देना, उसके बाद सर्वर पे चला जाएगा, प्रगणक के पास चला जाएगा। तो क्योंकि मेरा सही है तो पुष्टि करो, सबमिट करेंगे, हम कर देंगे। मैंने किया, हाँ। उसके बाद हमें एक नया आईडी मिल गया, यही है स्वगणना आईडी, जिसे एसई आईडी कहते हैं। इस प्रकार हमारा स्वगणना प्रक्रिया संपूर्ण हुआ। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरह कोई प्रश्न आए, कोई डाउट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में वह प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।